आजकल दिमाग में नेटफ्लिक्स का ऑटो प्ले चलता रहता है। एक एपिसोड खत्म हुआ तो ऑटोमेटिकली दूसरा शुरू और फिर तीसरा। ठीक उसी तरह हमारे दिमाग में एक चिंता खत्म हुई नहीं कि दूसरी शुरू, फिर तीसरी और चौथी, एंड इट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। कभी रात को सोते वक्त हम मोबाइल को दूर रखते हैं ये सोचकर कि बस अब सो जाएंगे, मोबाइल को नहीं टच करेंगे। लेकिन इम्पल्सिवली अगर एक बार मोबाइल हाथ में आ गया तो माइंडलेस स्क्रॉलिंग में एक घंटा कहाँ बीत जाता है मालूम नहीं चलता। फ्रेंड्स, ओवर थिंकिंग एक बहुत ही गंभीर समस्या है। तो आज के एपिसोड में ओवर थिंकिंग से हम कैसे डील कर सकते हैं, इसी को समझने का प्रयास करेंगे और भगवत गीता हमें इसमें किस प्रकार से मदद रूप हो सकता है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। एक रिसर्च ये बताती है कि जो लोग 25 से 35 वर्ष के बीच में हैं, उनमें से लगभग 75% लोग वो एक ही बात से चिंतित रहते हैं, यानी कि कोई ऐसा मुद्दा है उनके दिमाग में जो उनकी चिंता का कारण है और वो उसी के बारे में सोचते रहते हैं। ये भी देखा गया है कि अधिकांश उनके जीवन में जो घटनाएं बीत चुकी है, यानी पास्ट, मान लीजिए कि कहीं फेलियर मिल गया या कोई अनप्लेजेंट बातें हो गई या उन्हें लगा कि भाई उन्होंने कोई गलती कर ली, तो वही उनके दिमाग में चलता रहता है सतत, निरंतर। और दूसरे सिनारियो में, जिसे हम कहते हैं कि व्हाट इफ सिनारियो, कि भाई जीवन में क्या होगा, जॉब चली गई तो क्या होगा, पैसे खत्म हो गए तो क्या होगा, फेल हो गए तो क्या होगा, बीमार हो गए तो क्या होगा। तो इस जो अभी तक जीवन में घटा नहीं है तो उसकी चिंता में वो हमेशा लगे रहते हैं। इसका ये मतलब है कि या तो आप पास्ट की चिंता कर रहे हैं या आप फ्यूचर की चिंता कर रहे हैं, और इन दोनों के बीच में आपका जो वर्तमान है वो कहीं मिस हो रहा है। तो इसका ये मतलब है कि ओवर थिंकिंग एक चोर की तरह है जो आपकी खुशियों को चुरा लेता है। आप इमोशनली डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, इमोशनल पैरालिसिस जिसे कहते हैं, उस प्रकार की स्थिति हो जाती है, या आप डिलेड डिसीजन के शिकार बनते हैं, या स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स, या फिर मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, यानी कि जो अपॉर्चुनिटीज आपके रास्ते में आती हैं आप उसको नहीं आपके हक में यूज कर पाते। फ्रेंड्स, नॉर्मली ओवर थिंकिंग जो है वो अनसर्टेनिटी और वल्नरेबिलिटी का एक लूप बनाता है आपके दिमाग में। अनिश्चितता और डर उसका एक लूप बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें से बाहर नहीं आना चाहते, लेकिन आपका माइंड इस लूप के अंदर इतना फंस जाता है कि आप माइंड को इस लूप से बाहर नहीं निकाल पाते, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ओवर थिंकिंग से निपटने की प्रोसेस में सबसे पहला काम है कि आप ओवर थिंकिंग को रिकॉग्नाइज करें। अगर आपके दिन की शुरुआत और आपके दिन का अंत एक ही चिंता से अगर हो रहा है तो वो ओवर थिंकिंग है। मान लीजिए कि आप उन चीजों की चिंता कर रहे हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, या आप चाहते हैं कि आपके मन में जो फीलिंग है उस प्रकार का रिजल्ट आए और आप रिजल्ट की चिंता में हमेशा लगे रहते हैं, तो ये ओवर थिंकिंग है। आप मान लीजिए कुछ डिसीजन लेते हैं लेकिन फिर आपका माइंड विवर हो जाता है, आप उसे सेकंड गेस करते हैं, थर्ड गेस करते हैं और आपका डिसीजन डिले हो जाता है, वो डिसीजन आप ले ही नहीं पाते, तो वो ओवर थिंकिंग है। और कभी कभी ओवर थिंकिंग इतना ज्यादा हो जाता है कि आपका माइंड थक जाता है, आपका माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है और उसके फलस्वरूप आपकी बॉडी भी थक जाती है। अगर ये परिस्थिति है तो ये ओवर थिंकिंग है। और इसके अलावा ओवर थिंकिंग कुछ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस का आपको शिकार बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, उसको कहते हैं जनरलाइजेशन। मान लीजिए कि आप किसी काम में कोई छोटा सा आपको फेलियर मिल गया, तो आप कहते हैं कि बस मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझसे तो सब गड़बड़ हो जाता है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता। इस प्रकार से एक नकारात्मक भाव आपके मन में लूप बनकर घूमता रहता है।
और दूसरा एक सिचुएशन है जिसको आपको हर चीज़ के अंदर कैटास्ट्रॉफी दिखाई देती है। मान लीजिए कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपके सीनियर ने आपसे कुछ फीडबैक दिया कि भाई इस काम को हम ऐसे नहीं वैसे कर सकते हैं या कुछ तो तुरंत आपके मन में डर चला जाता है कि भाई जॉब चला गया तो क्या होगा, क्या मुझे इनएफिशिएंट मान लिया जाएगा, क्या मुझे काम आता नहीं है, तो इस तरह का डर। तो फ्रेंड्स, ओवर थिंकिंग को रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवन में ओवर थिंकिंग हो या कुछ भी, आप प्रॉब्लम को एक बार रिकग्नाइज करेंगे तभी उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए माइंड को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। भगवद गीता के 6th चैप्टर के 35th श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु, मेरा मन बहुत ही चंचल है और इस चंचल मन को नियंत्रित करना मेरे लिए बहुत ही कठिन है। आप मुझे बताइए कि मैं मन को कैसे कंट्रोल करूं। तभी भगवान कृष्ण बहुत ही सुंदर उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। दोस्तों, माइंड कंट्रोल के 2 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं और आप सब उसे याद रखिए। एक है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। वैराग्य का मतलब है डिटैचमेंट, छोड़ देना, त्याग करना। लेकिन किस चीज का त्याग करना? आपको उस चीज से खुद को डिटैच करना है, उस चीज को आपको त्यागना है जो यूजलेस है, जो अनप्रोडक्टिव है, जो आपके प्रोग्रेस में बाधा बन रहा है। सभी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से आपको त्याग करना है, सारे डिस्ट्रैक्शंस को आपको छोड़ना है। और अभ्यास का मतलब प्रैक्टिस। तो किस चीज का प्रैक्टिस करना है? यहाँ एक बाजू हम डिटैच हो गए तो दूसरी तरफ हमें अटैच होना है, हमारे वर्तमान से, हमारे काम से, हमारे पर्पस से, हमारे जीवन का जो हमारा स्वधर्म है उससे अटैच होना है। और उसके लिए हमें अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास के बिना आप मन को कहीं भी अटैच नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना होगा कि वो कौन सी बातें हैं जो आपके नियंत्रण में हैं, जो आपके अधिकार में हैं। ऐसा कौन सा कार्य है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि बस वही आपके कंट्रोल में है। न पास्ट आपके कंट्रोल में है, न फ्यूचर। जो बीत गई सो बात गई और भविष्य अभी आया नहीं। तो जो भी आपके कंट्रोल में है उसका पूरा ज्ञान आपको होना चाहिए। वर्तमान के साथ जुड़ने की जो प्रक्रिया है उसे 21st सेंचुरी में माइंडफुलनेस कहा है। माइंडफुलनेस एक बहुत ही बड़ा सुपर पावर है। वो आपकी शक्ति को बढ़ाता है, आपको सक्सेस दिलाता है, आपके हैप्पीनेस को उसमें वृद्धि करता है। सो माइंडफुलनेस इज समथिंग दैट भगवद गीता टीचेस यू। तो अगेन, अभ्यास, माइंडफुलनेस के लिए भी अभ्यास की आवश्यकता है। तो एक तो ये टेक्निक है कि आप एक 10 मिनट का माइंडफुल मेडिटेशन कर सकते हैं, पहला अभ्यास। इसके अंदर आप 10 मिनट तक आप आंखें बंद करके मेडिटेट करते हैं और आप जब भी आपका विचार यहाँ वहाँ अगर भटकना शुरू करे, आप उन विचार को वापस अपनी तरफ लाइए और आप अपने ब्रीदिंग पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जिस तरह से हम जिम में डंबल के 2 या 3 सेट लगाते हैं, ठीक उसी तरह ये माइंडफुल मेडिटेशन का आपको 2-3 रेपिटेशन करना चाहिए। यानी कि मन कहीं भी भटके आप उसे वापस खींच कर लाइए और आप अपने ब्रीथिंग पर कंसंट्रेट कीजिए। इसके अलावा छोटी छोटी चीजें हैं माइंडफुलनेस की। मान लीजिए कि आप जमीन पर चल रहे हैं, मिट्टी पर, या आप अपने घर पर फ्लोर पर चल रहे हैं, तो उस फ्लोर को महसूस कीजिए, उस मिट्टी को महसूस कीजिए। जस्ट फील द जॉय ऑफ द प्रेजेंट। मान लीजिए कि आप एक कंफर्टेबल चेयर में बैठे हैं, तो उसके कंफर्ट को महसूस कीजिए, उसके ऊपर जो फैब्रिक है उसके टेक्सचर को महसूस कीजिए। अगर आपके सामने कोई बढ़िया पेंटिंग है तो उसको देखिए, उसके रंगों को देखिए, उसकी ब्यूटी को देखिए। ये सारे एक्सरसाइज जो हैं ये अभ्यास के अंतर्गत आते हैं। एक रिसर्च ये बताता है कि 24 घंटे में अगर आप 1 घंटा भी आप माइंडफुल मेडिटेशन या आप वर्तमान में यानी माइंडफुलनेस की अगर आप प्रैक्टिस करें तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी को और आपके मेंटल हेल्थ को बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आप जब माइंड को कंट्रोल करने की बात करते हैं तो आपको यू हैव टू काम द माइंड
and then you also have to calm the body, because everything is psychosomatic. अगर माइंड के लेवल पर आप अगर एजिटेटेड हैं तो आपका जो शरीर है वो भी एजिटेटेड रहेगा. तो फर्स्ट when you have to calm the mind, there are few exercises that can really help you. For example, you can resort to deep breathing. यानी आपने 4 सेकेंड तक इनहेल किया और आपने 6 से 8 सेकेंड तक एक्सहेल किया. उसकी वजह से आपके जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है और आपके स्ट्रेस को बहुत ही रिड्यूस करता है. दूसरा है कि आप कोल्ड स्प्लैश, यानी कि आप ठंडे पानी से आपका मुंह धोइए. उससे आपका स्ट्रेस काफ़ी रिड्यूस होगा और आपका जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल हो जाएगा. तीसरा काम है कि आप ब्रिस्क वॉकिंग या लाइट जॉगिंग कर सकते हैं. जब आप बॉडी को मूव करते हैं तो आपकी एंजाइटी जो है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो सकती है. फिर कुछ लोग हैं जो जर्नलिंग करते हैं और ये बहुत ही कारगर मेथड है, क्योंकि ज़िंदगी में कभी ऐसी स्थिति आती है कि जब हमारे अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हमारे पास नहीं होते तो हम अपने मन की बात नहीं कह पाते किसी से. तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप जर्नलिंग करें और अपने मन की सभी बात अगर कागज़ पर लिख दें तो आपको अंदर से आपकी भाव शुद्धि हो जाती है और आप बहुत नॉर्मल फील करते हैं, और ये बहुत ही हेल्पफुल है. और सबसे बड़ी बात है सेल्फ कंपैशन. अगर मान लीजिए किसी चीज़ से एंजाइटी हो गई या आप एंशियस हो गए तो आप अपने आप से कहिए कि हाँ, मुझे एंजाइटी हुई है लेकिन मैं इससे बाहर आ जाऊंगा और मैं निश्चित रूप से आई विल बी आउट ऑफ इट. तो ये सेल्फ कंपैशन, ये सारे आपके माइंड को काम करने के लिए बहुत हेल्पफुल है. ओवर थिंकिंग को बंद करना कोई वन टाइम ट्रिक नहीं है, यानी कि आपने चुटकी बजाई और ओवर थिंकिंग खत्म हो गया, या आपने स्विच दबाया और लाइट चालू हो गई. ऐसा नहीं है. यू आर अ रिजल्ट ऑफ योर हैबिट्स. किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि गुड हैबिट्स आर हार्ड टू फॉर्म बट इजी टू लिव विथ, एंड बैड हैबिट्स आर इजी टू फॉर्म बट हार्ड टू लिव विथ. सो फॉर्म गुड हैबिट्स. जैसे हमने डिस्कस किया, आप माइंडफुल मेडिटेशन को अपनी हैबिट बनाइए, आप ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, आप जर्नलिंग कीजिए, और अपने हैबिट्स में जैसे आपकी टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फ़ोन है, सोशल मीडिया, उसको थोड़ा सा उसकी बाउंड्री बनाइए, उसको अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए. हैबिट्स वो हैं जो आपको ऊपर उठाएं. एक संकल्प लीजिए इस बात के लिए कि ओवर थिंकिंग, यानी कि आपके विचार आपको डुबा दें, आपको हानि पहुंचाए, ये स्थिति मत होने दीजिए, क्योंकि यू आर द ओरिजिनेटर ऑफ योर थॉट्स, योर हैबिट्स. सो फॉर्म गुड हैबिट्स एंड लीव अ गुड लाइफ. आपके विचार वो होने चाहिए जो आपको ऊपर उठाए, आपको मजबूत करे, आपको सफल बनाए और आपके साथ साथ दुनिया को भी हेल्पफुल हो. और ये बिल्कुल हो सकता है. तो बी पॉजिटिव एंड बीट ओवर थिंकिंग. डोंट अलाउ ओवर थिंकिंग टू हार्म यू. थैंक यू. हरे कृष्ण. फ्रेंड्स, हम कण कण कृष्ण के माध्यम से हम भारत के यंग लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं. कण कण कृष्ण इज अ क्लैरिटी इंजन फॉर द यूथ ऑफ आवर कंट्री. तो हमारे एपिसोड्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे देखिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और भगवत गीता को एक कन्वर्सेशनल लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस करके हम यंग लोगों को भगवत गीता से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं. तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके फ्रेंड सर्कल में भी इसके बारे में आप बात कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए. आप देख रहे हैं कण कण कृष्ण और मैं हूं डॉक्टर जय थरूर. प्रणाम.